हेलो दोस्तों, मैं दिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट पेपर सेक्शनल है, यानी कि इसमें सारे क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। ओके, और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का रहता है, वो हर टेस्ट पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके पहले हम लोगों ने इसी टेस्ट पेपर के 60 तक के क्वेश्चन को कवर किया था लास्ट सेशन में। आज इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, लास्ट सेशन में 60 क्वेश्चन इसलिए अपने लोग कवर कर पाए थे, इतना कम क्वेश्चन कवर करने का कारण ये था कि इसमें मैपिंग के क्वेश्चन बहुत है और हम लोगों ने जितने भी मैपिंग के क्वेश्चन थे सभी मैप के थ्रू किया था सॉल्व। इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। और आज इस सेशन में क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चंस नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चंस जो है पॉलिटी के हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कवर करने में। और कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और दोस्तों, अपने फ्रेंड्स सर्कल में सभी लोगों को शेयर करिएगा जिनको हमारी वीडियोस की ज़रूरत हो, जिनको ज़रूरत है कि उनको प्रॉपर एक गाइड प्रोवाइड कराया जाए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और ताकि उनकी रेगुलरिटी बनी रहे। ठीक है, प्रॉपर वो टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे आते हैं। ओके, तो प्रस्तावना आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो अक्सर उसमें प्रस्तावना लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी शब्दों को इनके क्रम में व्यवस्थित करना है कि प्रस्तावना में ये किस क्रम में लगे हुए हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे संप्रभु आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे संप्रभु। फिर उसके बाद आपका आएगा समाजवादी दूसरे नंबर पे, पंथ निरपेक्ष तीसरे नंबर पे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक चौथे नंबर पे ये आ जाएगा लोकतांत्रिक, और पांचवें नंबर पे गणराज्य। ओके, यानी इसका क्रम क्या बना, 5 1 4 2 3। ओके, 5 1 4 2 3 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिया है देश और सूची 2 में दिया है लिया गया प्रावधान। ठीक है, किस फीचर्स को बोरो किया गया है किस कंट्री से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको इसको मैच करना है। तो देखो भाई, यूएसए से हम लोगों ने लिया है मौलिक अधिकार। ओके, फंडामेंटल राइट्स। ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है संसदीय प्रणाली। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, डीपीएसपी। फिर बचता है आपका कनाडा। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने बोरो किया है सशक्त सशक्त केंद्र के साथ संघवाद। यानी इसका क्रम क्या बन जाएगा, 4 1 2 3 आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिट और अर्थ। किस रिट का क्या अर्थ होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ओके, और इसके साथ एक और होता है अधिकार परीक्षा। तो इन सभी का अर्थ क्या होता है, स्टेट पीसेस पे बहुत पूछा जाता है। तो देखो भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए, जैसे किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको प्रस्तुत करिए और सारी प्रक्रिया को जांच करिए कि क्या इसकी गिरफ्तारी, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी वैध तरीके से की गई थी या अवैध तरीके से की गई थी। ओके, परामर्श का मतलब होता है आदेश देना। सी का मतलब है प्रतिषेध, मतलब होता है रोकना। जैसे मान लो कि कोई अधीनस्थ न्यायालय है, वो अपने अथॉरिटी से बढ़कर, यानी अपने अथॉरिटी जो इसको हर एक न्यायालय की अपनी एक अथॉरिटी होती है, अपने अथॉरिटी से बाहर के काम करता है, तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा, उससे ऊपर के जो न्यायालय होंगे क्या करेगा, प्रतिषेध रिट जारी करेगा। यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है प्रतिषेध रिट जारी करेगा। उत्प्रेषण की बात करें तो उत्प्रेषण मतलब होता है प्रमाणित करना। तो यहाँ पे आपका क्रम क्या बन जाएगा, 2 1 3 4, यानी आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल दिया है और किस आर्टिकल में कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपको मैच करना है।
तो आर्टिकल 1 की बात करें, तो आर्टिकल 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा? भारत क्या है भई? भारत राज्यों का संघ है और आर्टिकल 1 में क्या प्रावधान है? तो भारत राज्यों का संघ। आर्टिकल 2 में क्या है भई? नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 2 में देखने को मिलेगा। और अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो हमें आर्टिकल 3 में जाना होगा। यानी ये जो नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 3 में देखने को मिलेगा। और शिक्षा का अधिकार 21 ए, ओके? तो इसका क्रम क्या बन जाएगा भई? 2, 1, 3, 4 यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ओके? तो नवसृजित स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि नवसृजित भाग 4th ए के तहत मौलिक कर्तव्यों का समावेशन। देखो मौलिक कर्तव्यों का समावेशन कब किया गया था? किस अमेंडमेंट द्वारा किया गया था? 42nd अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भाग 4th ए में जोड़ा गया था। दूसरा है संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाना और उसे एक कानूनी अधिकार में बदलना। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु अनुच्छेद 21 ए का समावेशन। ये आप देखेंगे 86th अमेंडमेंट द्वारा किया गया था यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 1 मिनट, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे देखिए 86th अमेंडमेंट द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को लागू करना ताकि राज्य निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। इसको आप देखेंगे 93 अमेंडमेंट द्वारा, ओके, 93rd अमेंडमेंट द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो यहाँ पे अब आप इसको क्रम में लगाइए, ओके? कालक्रम में व्यवस्थित करना। मैंने यहाँ पे टाइम नहीं दिया कि 1975, 1976 ऐसा नहीं। यहाँ पे अमेंडमेंट के तहत मैंने दिया है ताकि आपको ये अमेंडमेंट याद रहे। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसके थ्रू आप इज़िली अरेंज कर लेंगे। तो देखिए भाई, आप इसको अरेंज करेंगे तो इसका क्रम क्या बनेगा भाई? 42 अमेंडमेंट है, पहले स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में 44th अमेंडमेंट है, तीसरे स्टेटमेंट में 86th अमेंडमेंट है और 4th स्टेटमेंट में 93rd अमेंडमेंट है। तो यानी इसका क्रम क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, 4, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 22 नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है भाई, आर्टिकल जो 22 है, केवल भारतीय नागरिकों को नहीं बल्कि गैर नागरिकों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि निवारक हिरासत कानून 3 महीने से अधिक की हिरासत को तब तक अधिकृत नहीं कर सकते हैं, जब तक कि कोई सलाहकार बोर्ड पर्याप्त कारण ना बताए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो भाई, किसी व्यक्ति को अगर डिटेन किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसका, तो इसमें ये प्रावधान है कि 3 महीने तक तो उसको आप हिरासत में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए अगर हिरासत में रखना है, तो इसके लिए एक बोर्ड होता है, सलाहकार बोर्ड। उस सलाहकार बोर्ड से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर सलाहकार बोर्ड इजाज़त दे देता है, तो इसको 3 महीने से ज़्यादा और टाइम के लिए डिटेन किया जाता है। लेकिन अगर सलाहकार बोर्ड परमिशन नहीं देता है, तो इसको डिटेन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे दूसरा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है भई? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के सभी आधार जानने का पूर्ण अधिकार है। देखो भाई, अगर देश की संप्रभुता से रिलेटेड कोई बात है, ओके? समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कोई बात है या फिर ऐसी कोई बात है जो ऐसा कुछ मामला जो देश में दंगा करा सकता है, तो ऐसी बातों को बताना ज़रूरी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है भई, निवारक हिरासत के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के सभी आधार जानने का पूर्ण अधिकार है। तो नहीं, इस तरह का उसको कोई अधिकार नहीं कि उसको सभी आधार जाने क्यों क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या कारण रहा है। तो इस आधार को बताना ज़रूरी नहीं होगा, उसका अधिकार नहीं है, उसका पूर्ण अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निवारक हिरासत के सभी मामले में अपनी पसंद के कानूनी सलाहकार से परामर्श करने और प्रतिरक्षण का अधिकार होगा। तो यहाँ पे ये चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है कि सभी मामलों में अपनी पसंद के कानूनी सलाहकार से परामर्श करने का उसको अधिकार नहीं है, उसको कुछ लिमिट है। ठीक है? सभी अधिकार उसको नहीं है कानूनी, जैसे कि एक नॉर्मली कोई व्यक्ति है जो
एक साधारण हिरासत के तौर पे उसको लिया जाता है, तो उसको अधिकार हो सकता है, लेकिन जो जिसको डिटेन किया जाता है, निवारक निरोध लिया जाता है, तो उसको इतने ज़्यादा अधिकार नहीं होते। तो तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। ओके, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा समाजवादी सिद्धांत सही है? ओके, क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जब भी नीति निर्देशक तत्व से पूछता है तो पूछेगा उदारवादी सिद्धांत कौन-सा है, समाजवादी सिद्धांत कौन-सा है या फिर गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन-कौन से प्रावधान है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं डीपीएसपी से। तो जब भी आप पढ़िएगा तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ओके। फर्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 38 का उद्देश्य आय और अवसरों में असमानता को कम करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आर्टिकल 38 का क्या प्रावधान है भाई? इसमें प्रावधान ये है कि आय और अवसरों में असमानता को कम किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात करता है। तो देखो ये जो प्रावधान है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 43 में नहीं बल्कि आर्टिकल 43 ए में है ये प्रावधान। आर्टिकल 43 ए में आपको ये प्रावधान दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। देखो आपको डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स अच्छे से याद होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी रटा होना चाहिए। ओके, एग्जाम में यहाँ से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि 86th संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व माता-पिता पर जोड़ा गया। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य उसी तरह न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जिस तरह मौलिक अधिकार लागू होते हैं, तो ये गलत है। ओके? देखो भाई, मौलिक अधिकार जिस तरह से लागू किए जाते हैं न्यायालय द्वारा, उस तरह से मौलिक कर्तव्य लागू नहीं किए जाते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये वादी योग्य होता है, मौलिक कर्तव्य वादी योग्य नहीं होता है। ओके? मौलिक कर्तव्यों को अगर लागू करवाना है, तो इसके लिए एक अधिनियम पारित करना होगा, जैसे कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम पारित हुआ। तो इसी की तरह अगर कोई और मौलिक कर्तव्य है जो उसको लागू करवाना है, तो इसके लिए एक अधिनियम लाया जाएगा। मौलिक अधिकार की तरह इसको लागू नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद दिया है, दूसरी तरफ प्रावधान और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन-सा सही नहीं है। ओके? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल से रिलेटेड और खास करके डीपीएसपी से। ओके, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो अच्छे से पढ़ा करिए कि कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है। ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो सर्कल कर लिया करिए ताकि जब आप फाइनल आंसर करें तो आप भ्रमित ना हो। डायरेक्ट आपको यहाँ पे आप आई कैच हो जाए कि हाँ पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आप इस बेसिस पे करेक्ट आंसर करेंगे। तो देखो भाई, आर्टिकल 40 में आप ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित प्रावधान देखेंगे, तो पहला तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आर्टिकल 48 ए, इसमें आप देखेंगे पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे भी चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन आप देखेंगे निःशुल्क विधिक सहायता, ओके, फ्री लीगल एड जो है, ये आपको देखने को मिलेगा 39 ए, ठीक है? 39 ए, आर्टिकल 39 ए में निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित प्रावधान किया गया है, न कि आर्टिकल 45 में। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा सही है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन-सा सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मामला दिया है और संवैधानिक सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन-सा सही सुमेलित नहीं है, ओके? तो केशवानंद भारती मामला ये मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि मिनर्वा मिल्स मामला ये सीमित संशोधन शक्ति से संबंधित है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। चौथा देखिए तो एसआर मुंबई मामले की बात करें तो मूल संरचना के रूप में संघवाद से संबंधित मामले से ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी सही सुमेलित है। लेकिन तीसरा जो कह रहा है कि गोलकनाथ संसद बिना किसी प्रतिबंध के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये इस प्रावधान से नहीं जुड़ा है। तो तीसरा गलत है। पहला, दूसरा और चौथा सही सुमेलित है, तीसरा सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन-सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 30 और 24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत मानव तस्करी, बेगार और बालाश्रम प्रतिबंधित है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का परिसंकट में
व्यवसायों में नियोजन प्रतिबंधित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये दोनों अनुच्छेद निजी व्यक्तियों के साथ-साथ राज्य के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन-सा आपका सही है। कौन-कौन से इन तीनों में से कौन-कौन से स्टेटमेंट है जो गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं? तो देखो भाई, पहला है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना। तो ये जो है गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 43 यानी 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो ये भी आपके गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 48 गौवध का प्रतिषेध करने को बढ़ावा देता है। तो तीसरा भी आपका करेक्ट है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए भाई इनको अरेंज करते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 19, ये कब वाद हुआ था? 1967 में। ओके, ओके। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात करें तो 1973। आज पेंसिल मेरा सही नहीं चल रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया, डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको पता नहीं क्लियर समझ में आ रहे हैं नहीं। एक मिनट, एक मिनट, बस मुझे एक मिनट दीजिए प्लीज। ओके, इधर ट्राई करते हैं। 1967। ओके। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात करें तो ये वाद हुआ था आपके 1973 में। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1980। ओके। आई आर कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। ठीक है, 2007। तो ये आपका टाइम पीरियड, इसको आप जब अरेंज करेंगे, एक क्रम में लगाएंगे तो 1 2 3 4 इसका क्रम बन जाएगा। आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अनुच्छेद दिया है और विषय वस्तु दी हुई है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है भाई? धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। पहला आपका ये 25 जो है वन से, मतलब ए जो है वन से मैच्ड होगा। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार पर रोक, किसी विशेष धर्म के प्रचार पर कर नहीं लगाने से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 28 में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा से मुक्त रहने की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत इजी टेस्ट पेपर है ये, तो आप सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए क्लॉज ए के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित में से किनका पालन या सम्मान करे। तो भाई ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपके मौलिक कर्तव्य में क्या क्या प्रावधान है कि किसका किसका सम्मान करेगा इन चारों में से, तो ये आपको बताना है। एक बार आप लोग आंसर करिए, बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो भाई, राष्ट्रीय गीत से संबंधित प्रावधान नहीं है इसमें मौलिक कर्तव्य में। बाकी आप देखेंगे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के पालन और सम्मान से संबंधित बात कही गई है मौलिक कर्तव्य में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4, दूसरा नहीं है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है कि संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का उम्मीदवार हो सकता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का उम्मीदवार हो सकता है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। भाई उम्मीदवार तो कोई भी हो सकता है। ओके। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो पदभार ग्रहण करने की तिथि से उसकी विधानमंडल की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है भाई, अगर कोई व्यक्ति है, मान लो वो राज्य विधानमंडल का सदस्य है और वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार होता है और राष्ट्रपति वो बन जाता है, तो जिस दिन वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है उस दिन से उस वो जो राज्य विधानमंडल की उसकी सदस्यता रहती है उस दिन से समाप्त हो जाती है, अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन हेतु निम्नलिखित में से किसके लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है? तो भाई ऐसे कौन-कौन से इन चारों में से प्रावधान हैं जिनमें अगर संशोधन करना है तो एक तो सदन की
अनुमोदन की तो आवश्यकता होगी ही होगी, साथ में कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के भी अनुमोदन की आवश्यकता होगी। बताइए, जो संघ अब बताइए इस तरह के संशोधन में क्या होता है कि जो संघीय ढांचे को प्रभावित करता है या संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रावधानों में अगर संशोधन करना होता है, तो ऐसे में आधे से अधिक राज्यों के या कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो देखो जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप लोग को पता होगा कि राज्य विधानमंडल के मेंबर भी वोटिंग करते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान हो गए, इसमें भी अगर संशोधन करना है, तो कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। मूल अधिकार में नहीं, मूल अधिकार में अगर संशोधन करना है, तो केवल संसद ही इसमें अमेंडमेंट कर सकता है। इसमें राज्यों की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है विधायी शक्तियों का वितरण। देखो भाई विधायी शक्तियों का वितरण वितरण की बात है। अगर इसमें संशोधन करना है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स में अगर संशोधन करना है तो इसके लिए फिर आधे या कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे चौथा भी करेक्ट होगा। पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट हुआ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, दूसरा तीसरा नहीं है, एलिमिनेट हो जाता है इजिली। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, राज्यसभा के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो क्या राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं या कुछ मनोनीत भी किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा? तो भाई कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो मनोनीत भी किए जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, तीसरा गलत होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है सभी। अगर कुछ बोला होता तो स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे बोला है सभी, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चौथा कह रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं, तो चौथा भी स्टेटमेंट सही है भाई। राज्यसभा के चुनाव हो गया या राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसके जो चुनाव होते हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर होगा, यानी तीसरा गलत है। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है भाई? तीसरा सही नहीं है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? सभी में आज जिसने भी पेपर बनाया होगा आज उसका मूड होगा नहीं बोलने का कि नहीं, नहीं, हर बात पे वो नहीं ही बोल रहा होगा पूरे दिन। तो क्वेश्चन में भी उसने क्या किया भई कि हर जगह पे नहीं बोल दिया कि कौन-सा सही नहीं है। ओके? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है। तो बताइए कि क्या उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है? तो आप लोग को ध्यान होगा कि उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। ओके, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा है कि उपराष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। भारत में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि एक बार निर्वाचित हो गया या 2 बार निर्वाचित हो गया तो तीसरी बार नहीं हो सकता, तो पुनः निर्वाचित हो सकता है। चौथा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो चौथा भी स्टेटमेंट सही है। जब भी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट दे देता है, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ओके? क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको चुनता है, तो इनको क्यों रखा जाएगा वोटिंग करने के लिए? तो यहाँ पहला गलत है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? पूछा है कि कौन-सा सही नहीं है, तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन-सा सही है? पहला कथन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है भाई। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो इसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रभावी बहुमत का मतलब है कि जितने लोग उपस्थित हैं और जो सीटें रिक्त हैं यानी कि उस सीट पे किसी भी अभी कोई भी मेंबर फिलहाल में नियुक्त नहीं है, निर्वाचित नहीं है, नियुक्त नहीं, निर्वाचित नहीं है। उस रिक्त पद को घटा दिया जाएगा। बाकी जो बचेगा उनमें 50% प्लस वोटिंग की ज़रूरत होती है, तो इसी को प्रभावी बहुमत कहा जाता है। तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग जो है, उपराष्ट्रपति के पद को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, उपसभापति को हटाना है या लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाना है, तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि पद से हटाए जाने के आधार संविधान में निर्दिष्ट हैं। तो
पद से हटाए जाने के आधार जो हैं संविधान में निर्दिष्ट हैं, तो क्या ये आपका स्टेटमेंट सही है? तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ओके? दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होती है। देखो भाई, दूसरा स्टेटमेंट गलत है बेटा। देखो, पद से हटाए जाने के अधिकार आधार संविधान में निर्दिष्ट है, तो संविधान में अब नहीं बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, ओके? तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है कि ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा गलत है तो एलिमिनेट हो जाएगा, ओके? जब भी क्वेश्चन में अक्सर स्टेटमेंट में देता है कि संविधान में निर्दिष्ट है या संविधान के अनुसार, तो वहां पे रुकिएगा, थोड़ा विचार करिएगा कि क्या संविधान में इससे संबंधित प्रावधान क्लियरली लिखा गया है उसमें या नहीं लिखा गया। तो अक्सर यहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट गलत ही होते हैं, ओके। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए भाई, क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? ओके? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने के लिए कौन-सा कथन सही होगा? तो संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत या संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत। देखो भई, अगर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान में संशोधन करना है, तो इसके लिए क्या होगा भई, कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों और उनके विषयों के युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? ओके। प्रथम अनुसूची दिया है, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। बताना है कि कौन-सा सही सुमेलित नहीं है, कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो प्रथम अनुसूची में देखेंगे तो इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है, तो यहाँ पे पहला आपका करेक्ट है। दूसरा है कि द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि तृतीय अनुसूची में कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप। देखो, जब भी तीसरी अनुसूची देता है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की बात कर देता है। देखो, क्योंकि तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ से संबंधित प्रावधान है कि सभी मंत्री सदस्य जो हैं पार्लियामेंट के, सभी क्या करेंगे भाई, शपथ लेंगे। तो देखो, राष्ट्रपति की शपथ की अगर बात करें, तो राष्ट्रपति शपथ जो है तृतीय अनुसूची के तहत नहीं लेता है, बल्कि इसके लिए अलग से प्रावधान है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है, और अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69, ओके, 69 के तहत शपथ लेता है। इसी तरीके से राज्यपाल भी, उसके लिए भी शपथ लेने का प्रावधान संविधान में अलग से अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। चतुर्थ अनुसूची में कह रहा है कि संघ राज्य संबंध। देखो, आपको संघ राज्य संबंध कहाँ पे देखने को मिलेगा? किस अनुसूची में देखने को मिलेगा? 5वीं अनुसूची में। संघ राज्य संबंध जो है आपको 5वीं अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची में अगर बात करें, तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। ओके? 5वीं अनुसूची में देखो बेटा, 5वीं अनुसूची में अ, अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान है। छ 6वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम से संबंधित प्रावधान है। संघ राज्य सूची। ओके, दोस्तों अभी शायद वॉल्यूम चली गई थी। अब आई थिंक वॉल्यूम आ रही होगी आप लोगों को, वॉइस जा रही होगी। ओके, देखो भाई, हमने बताया जैसे कि चतुर्थ अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान, ओके? और
संघ राज्य संबंध की बात करें तो ये किस अनुसूची में आता है? 7वीं अनुसूची में, जिसमें आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था 1974 से 1977, ओके, 1974 टू 1977। वीवी गिरी की अगर बात करें तो वीवी गिरी का टाइम पीरियड था, ये कब से कब तक राष्ट्रपति बने थे? तो 1967 टू 1974। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो ये 1977 टू 1982 तक ये राष्ट्रपति बने रहे थे। जाकिर हुसैन की बात करें तो 1967 टू 1969, ओके, 1969। जब इनको कालक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इनका क्रम बन जाएगा 4213, यानी जाकिर हुसैन, फिर उसके बाद वीवी गिरी, फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद और बाद में फिर जाकिर हुसैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में गणपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन कह रहा है कि गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि कुल सदस्य का 1/10 मेंबर्स क्या कहेंगे? गणपूर्ति कहेंगे। यानी कि मान लो कोई क्लास है और कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना है या वोटिंग होनी है उस दिन, तो ऐसे में क्या है कि ये प्रावधान है कि भैया कुल सदस्य संख्या के अगर 1/10 सदस्य नहीं आते हैं, तो ऐसे में वोटिंग नहीं होगी या फिर सदन या फिर क्लास में क्या होगी? पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है? मान लो 1/10 से बारिश हो रही है उस दिन और ऐसा प्रावधान है कि 1/10 से कम मेंबर अगर आते हैं, तो ऐसे में फिर क्लास नहीं चलेगा। इसी तरीके से सदन में क्या होता है कि सदन में यह प्रावधान है भैया कि सदन चलने के लिए, सत्र चलने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना आवश्यक होता है। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि मनोनीत सदस्यों को गणपूर्ति की गणना से बाहर रखा गया है। देखो भाई, मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसको भी इस गिनती में शामिल किया जाता है। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन ए और कारण आर दिया है। कोई विधेयक केवल तभी धन विधेयक माना जाता है जब उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लिखित विषय ही शामिल होंगे। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है कि अनुच्छेद 110 क्या है भाई? अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित प्रावधान, कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, वो आपको संविधान के अनुच्छेद 110 में जो विषय शामिल होंगे उसी के आधार पर तय होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कथन ए सही है। कारण आर कह रहा है कि अनुच्छेद 110 में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त किसी भी गैर वित्तीय विषय को शामिल करने पर वह विधेयक वित्त विधेयक बन जाता है। तो कारण आर भी सही है। देखो भाई, अगर कोई गैर वित्तीय विधेयक शामिल किया जा रहा है किसी विषय में, तो ऐसे में वो विधेयक क्या होगा? वो विधेयक वित्त विधेयक हो जाएगा, धन विधेयक नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है, भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह राज्यसभा में राज्यों को सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। तो चतुर्थ अनुसूची के तहत ये आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि यह राज्यसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान करता है। दूसरा कि इसमें दिल्ली और पुदुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी निर्दिष्ट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद दिया है और प्रावधान दूसरे साइड, और बताना है कि हाँ, इसका अच्छा मैच करना है, इसको मिलान करना है। तो आर्टिकल 93 की अगर बात करें तो आर्टिकल 93 में आप लोग देखेंगे इसमें लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 94 की अगर बात करें तो आर्टिकल 94 में आप देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान है। उसके साथ आर्टिकल 100 की अगर बात करें तो सदन में मतदान से संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद 108 में बात करें तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान है। तो जब इसको आप मिलान करेंगे तो बनेगा क्रम 2314। ओके, आप लोग अगर स्टेट पीसेस देना चाहते हैं तो आर्टिकल जो है मेन आर्टिकल उसको आप रट लीजिए, क्योंकि स्टेट पीसेस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, राज्य दिया है और लोकसभा सीटें कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 39 है, कर्नाटका की बात करें तो 28 लोकसभा सीट है, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 25 और तेलंगाना की बात करें तो 17। इसका क्रम क्या बनेगा? तो 3 1 2 4। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दिया है और कारण आर दिया है।
लोकसभा में किसी वैयक्तिक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पे कथन ए आपका सही है। जैसे क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि पूरे मंत्रिपरिषद के लिए लाया जाता है। ओके? किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन निंदा प्रस्ताव में क्या होता है कि आप किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है कि निंदा कारण आर कह रहा है कि निंदा प्रस्ताव में उन नीतियों या कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं होता है जिसके लिए सरकार की आलोचना की जा रही है। देखो जब निंदा प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो निंदा प्रस्ताव में क्या प्रावधान है कि भाई अगर निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं तो आपको कारण बताना ज़रूरी होगा, ठीक है? आपको उनके नीतियों और कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि आप क्यों निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में क्या प्रावधान होता है कि इस तरह का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन निंदा प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक होता है। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संसद वाले टॉपिक में लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके? दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों हो रहा है? इसमें कह रहा है कि आवश्यक नहीं होता है, जो कि आवश्यक होता है कारण बताना। ओके? चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही वही मैच करने के लिए दिया है, अनुच्छेद दिया है और प्रावधान दिया है। आर्टिकल 249 ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के आर्टिकल्स क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। तो 249 में ये प्रावधान है कि राज्यसभा के प्रस्ताव पर राज्य सूची पर विधान बनाने से संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 249 में देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद का विधायी अधिकार, ये आपको आर्टिकल 250 में देखने को मिलेगा। ओके? आर्टिकल 250 एक मिनट, आर्टिकल 250 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 250 में ये प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद का विधान बनाया जाएगा, ठीक है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद विधान बनाएगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 250 के तहत। उसके बाद 252 की बात करें, 252 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद का विधायी अधिकार होगा। तो यहाँ पे यानी इस दौरान राज्य सूची पर विधि कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। अनुच्छेद 253 में क्या प्रावधान है? कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के क्रियान्वयन हेतु विधान बनाने से संबंधित प्रावधान। तो यहाँ पे क्रम क्या बन जाएगा भाई? 2, 3, 1, 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कथन 1 और कारण आर। भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति रोककर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। देखो, पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि कोई कार्रवाई न करना। राष्ट्रपति के पास विधेयक जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस पे कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा कि उसको सहमति देगा या नहीं देगा। बस उसको अपने पास रखा रहेगा, ना तो सहमति देगा और ना ही उसे वापस भेजेगा। ओके? और स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति रोककर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो देखो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है इस पर, बस उसके पास रखा रहता है, ना तो वो उसकी सहमति रोकता है और ना ही उसको आगे मतलब वापस भेजता है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हर स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से इसीलिए पढ़ना ज़रूरी होता है। कोई भी कार्रवाई जब नहीं करता है राष्ट्रपति, तो उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। लंबे समय तक क्या होता है कि वो विधेयक पड़ा रहता है और फिर बाद में रद्द हो जाता है। कारण आर कह रहा है कि अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर सहमति देने या सहमति रोकने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका कारण आर करेक्ट हो जाएगा। ओके? आंसर क्या होगा? ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? क्षमादान शक्तियों की बात करेगा राष्ट्रपति की, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 क्लॉज 1 के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि यह राज्य के कानूनों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर भी लागू होता है। तो देखो भाई, राज्य के कानूनों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर ये लागू नहीं होता है। इसके अंतर्गत ये हाई कोर्ट के अधीन आता है। दूसरा है कि यह कोर्ट मार्शल के मामलों में भी लागू होता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। कोर्ट मार्शल द्वारा जो भी अगर मान लो कोई सैन्य न्यायालय है, किसी सैनिक को कोई सज़ा देती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि वो सैनिक क्षमादान राष्ट्रपति से माँग सकता है, क्षमा माँग सकता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को इस मामले में भी क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। चौथा है कि इसमें मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान देने की शक्ति शामिल है, तो चौथा भी सही है। और आप लोग पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में क्या-क्या अंतर है। ओके? दूसरा गलत है, एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है?
ऐसी कौन-सी कंडीशन होती है कि उपसभापति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभापति के पद रिक्त थी। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है भाई, जब सभापति अगर नहीं रहेगा, उसका पद रिक्त रहेगा, तो ऐसी स्थिति में सभापति के रूप में काम कौन करेगा? उपसभापति करेगा। दूसरा है कि उपसभापति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में काम किया जाना। तो उपसभापति द्वारा जब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के काम को कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, तो यहाँ पे दूसरा भी सही है। तीसरा है कि राज्यसभा की बैठक से सभापति की अनुपस्थिति, अगर राज्यसभा की बैठक में सभापति नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पे फिर सभापति की जगह यानी उपराष्ट्रपति की जगह कौन काम करता है? तो उपसभापति काम करता है। तो तीनों ही कंडीशन है यहाँ पे, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सभापतियों के पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प इसके सदस्यों की पदावधि का सही वर्णन करता है? उपसभापतियों के पैनल के संदर्भ में इसके सदस्यों की पदावधि का सही वर्णन करता है। इसके सदस्य जो हैं कब तक अपने पद पर बने रहेंगे? तब तक बने रहेंगे जब तक नए पैनल के नामांकन तक जब तक नए पैनल का गठन नहीं हो जाता या नए पैनल के नामांकन तक पद पर ये बने रहते हैं। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निरर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दल बदल के आधार पर निरर्हता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि भाई अगर दल बदल के आधार पर किसी को निर्भर घोषित करना है या इस प्रश्न का निर्णय लेना है, तो कौन निर्णय लेगा? राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष लेगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं कि दल बदल के मामलों में सभापति या अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है, तो ये गलत है। ओके, अक्सर ये स्टेटमेंट दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो देखो भाई, सभापति या अध्यक्ष द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। इसमें कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन ए दिया है और कारण आर दिया है। कथन ए में कह रहा है कि विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्षी पार्टी के लोग होते हैं सरकार गिराने के लिए, या उनको ऐसा लगता है कि इनके जो सरकार में जो सदस्य हैं सभी, ये सरकार के पक्ष में अब नहीं है, उनके जितने सदस्य हैं वो हाथ से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी लोग क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं सरकार गिराने के लिए। और जो सरकार होती है वो अपने आप को साबित करने के लिए, लोगों का उनको समर्थन प्राप्त है, इस चीज को साबित करने के लिए सदन में वो विश्वास प्रस्ताव लाती है। तो इसको किसके द्वारा लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव? सरकार द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टी द्वारा लाई जाती है, विपक्षी सरकार द्वारा लाई जाती है। कारण आर देखिए, तो इसका उपयोग लोकसभा में बहुमत समर्थन सिद्ध करने के लिए किया जाता है, तो कारण आर भी सही है। यानी हम कह सकते हैं कि कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के संदर्भ में पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि मनोनीत सदस्यों के पास साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि वे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। तो आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई राष्ट्रपति इनको खुद ही चुनता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर हम तुमको चुनेंगे तो तुम हमें वोट दो तो हम तुम्हें चुनेंगे, या फिर इस तरह का कुछ होगा कि राष्ट्रपति, क्योंकि इन्हीं को चुनता है, मनोनीत सदस्य को कौन चुनता है? राष्ट्रपति ही चुनता है, तो क्या इन्हीं को वोट देंगे? तो नहीं देंगे भाई। ओके, तो यहाँ पे तीसरा तो नहीं होगा। चौथा है कि वे भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं, तो करते हैं। यहाँ पे मनोनीत सदस्य जो होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं। तो तीसरा सही नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में इसे आवश्यक घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो यहाँ पे बताइए कि क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में इसे आवश्यक घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद राज्य संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। इसके लिए प्रस्ताव कौन पारित करता है? राज्यसभा प्रस्ताव पारित करता है अनुच्छेद 312 के तहत। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। क्वेश्चन क्या बोला है? सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन।
ये गलत है। अगर इस तरह का प्रस्ताव पारित होना है, तो इसके लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? कुल सदस्य संख्या का नहीं। मान लो अगर 500 सदस्य हैं, तो 500 में से कुछ आए होंगे वोट देने, कुछ नहीं आए होंगे सदन में, मान लो 450 आए होंगे। तो 450 जो आए होंगे, जो सदन में उपस्थित होंगे, जो मतदान दे रहे होंगे, उनका 2/3 ओके? ऐसा नहीं कि ये जो टोटल जो संख्या है, उस टोटल संख्या का 2/3 नहीं, यहाँ पे इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन एवं कारण आर दिया है। राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त ना हो। तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है? देखो, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। लेकिन बस ये है कि उसको 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर क्या करना होगा भई उसको अपना समर्थन प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका कारण आर जो है सही है। आपको अनुच्छेद 75 क्लॉज़ 3 में ये प्रावधान देखने को मिलेगा। तो ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख मूल रूप से भारतीय संविधान में किया गया था, जबकि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए भाई, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 75 और 74 में भी देखने को मिलेगा। मंत्री शब्द का प्रयोग है 74 और 75 में। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसको जो है आप देखेंगे 44th अमेंडमेंट द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। इसमें मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की ज़रूरत होगी जब राष्ट्रपति को आपातकाल जारी करना होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मंत्रिमंडल शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें नहीं बल्कि 44वें, ठीक है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा गलत है, पहला सही है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि 6 व्यक्ति अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई, 6 व्यक्ति ऐसे थे जो अपने-अपने राज्यों में सीएम थे और बाद में पीएम बने। तो सीएम से पीएम कौन-कौन बना था? जैसे मोरारजी देसाई हैं, पीएम नरसिम्हा राव हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, वीपी सिंह हैं, एचडी देवेगौड़ा हैं और मोदी जी हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पीवी नरसिंह राव जो दक्षिण भारत से प्रथम प्रधानमंत्री थे, वर्ष 1971 से 1973 के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला सही है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों और उनके प्रावधानों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? ओके? तो आर्टिकल 82 दिया है। इसमें दिया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन। ठीक है? तो ये तो सही सुमेलित है। अनुच्छेद 170 कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन। तो अनुच्छेद 170 भी सही सुमेलित है, यानी स्टेटमेंट 2 भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 327 के संदर्भ में कह रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा गठित परिसीमन आयोग। देखो, अनुच्छेद 327 में आपको संसद को परिसीमन सहित निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का अधिकार से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेगा, न कि निर्वाचन आयोग द्वारा गठित परिसीमन आयोग से। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है अनुच्छेद 328। इसमें कह रहा है कि परिसीमन संबंधी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक। ये आपको अनुच्छेद 329 में देखने को मिलेगा। ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 329 में देखने मिलेगा, न कि 328 में। चौथा गलत हो जाएगा। तीसरा और चौथा गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के लिए किसी उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना और उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे बताइए कि क्या ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि लोकसभा के लिए किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना और उस पर हस्ताक्षर करना कंपलसरी होता है। दूसरा है कि शपथ या प्रतिज्ञान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवार जो है संसद भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखे। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 231, इसमें यह प्रावधान है कि एक सम्मिलित उच्च न्यायालय की स्थापना, तो उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 231 मिलेगा, ठीक है? कॉमन हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 230 की बात करें तो संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की संसद की शक्ति, तो यहाँ पे दूसरा भी करेक्टली मैच्ड है। तीसरा कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान 217 में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 217 में। तो तीसरा आपका करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनकी प्रथम नियुक्ति के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीलम संजीव रेड्डी, एम.ए. अय्यंगार, जी.एच. ढिल्लों और हुकुम सिंह, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है भाई कि ये लोकसभा में कब नियुक्त किए गए थे उस आधार पे। तो नीलम संजीव रेड्डी की अगर बात करें, क्योंकि ये लोकसभा अध्यक्ष के नाम है ना, तो ये नियुक्त किए गए थे 1967 में। अय्यंगार नियुक्त किए गए थे 1956 में। जी.एच. ढिल्लों नियुक्त किए गए थे 1969 में और हुकुम सिंह नियुक्त किए गए थे 1962 में। इसका जब आप क्रम बनाएंगे तो क्रम बन जाएगा 2413। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनकी लोकसभा सीटों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो भाई, तमिलनाडु की लोकसभा सीट कितनी है? 39 है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 29 है। गुजरात में भाई 26 लोकसभा सीटें इसको प्राप्त है और कर्नाटका को 28। तो इसके सीटों के आधार पर इनको व्यवस्थित कीजिए अवरोही क्रम में, तो 1, 2, 3, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, फिर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए और कारण आर, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किसी सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति का सदस्य होना आवश्यक है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है कि लोकसभा में अगर मान लो कोई अनुसूचित जाति है तो उसको आरक्षित सीट से अगर चुनाव लड़ना है तो उस व्यक्ति का किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है। ओके, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। अगर आरक्षित सीट से अगर किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनना है तो ये आवश्यक है कि वो अनुसूचित जाति का सदस्य हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। कारण आर कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य उसके लिए आरक्षित न ही की गई किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बस ये है कि दोनों कथन तो दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। आप देखिए क्या कारण आर, दोनों का स्टेटमेंट अलग है, थोड़ा अलग-अलग नेचर का है। अगर क्वेश्चन ये बताता कि क्यों क्यों आरक्षित सीट पे उम्मीदवार बनने के लिए उस व्यक्ति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना आवश्यक होता, अगर इसमें रीजन बताया होता तब ये हम कह सकते हैं कि व्याख्या कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दूसरा ये स्टेटमेंट उसके बारे में बता रहा है कि ये भाई आरक्षित सीट जो रिजर्व सीट नहीं है उस पर भी ये उम्मीदवार बन सकता है, उस पे भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये दिया हुआ है, तो सही तो दोनों ही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर भाई कोई अगर हम ऐसे व्यक्ति की बात करें जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो वो आरक्षित सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, वो आरक्षित सीट पे तो चुनाव लड़ सकता है और साथ ही में वो अनारक्षित सीट पे भी चुनाव लड़ सकता है। ओके, अगला देखिए, न्यायिक सिद्धांत दिया है और मूल अर्थ दिया है। ओके, अब इसको आपको मिलान करना है। तो ग्रसन का सिद्धांत, अगर ग्रसन के सिद्धांत की बात करें, तो इसमें क्या प्रावधान होता है कि मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों पर प्रधानता रखते हैं। तो इसका इससे मिलान हो गया। पृथक्करणीय सिद्धांत का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी विधि के केवल अमान्य भाग को अभिखंडित किया जाता है, संपूर्ण अधिनियम को नहीं। तो तीसरा का आपका क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, बी का 3 हो जाएगा और ए का 2 हो रहा है। पृथक्करणीय सिद्धांत का मतलब ये है भाई कि मान लो कुछ ऐसे विधि बनाए गए, उसमें जिसमें से कुछ प्रावधान जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार है, लेकिन कुछ ऐसे विधि हैं जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, यानी अवैध है। तो जो अवैध वाला हिस्सा होता है उसको हटा दिया जाता है, उसको रद्द कर दिया जाता है और जो वैध वाला हिस्सा होता है उसको
पारित कर दिया जाता है। इसी को पृथक्करणिता का सिद्धांत कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। और इसके अलावा देखिए तो सी की अगर हम बात करें तो आभासी विधायन का सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि कोई विधि तब अमान्य होती है जब वह अप्रत्यक्ष रूप से वह कार्य करती है जो वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है। यानी सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डी का विधि के वास्तविक स्वरूप एवं प्रकृति का परीक्षण किया जाता है सार और तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका क्रम क्या बनेगा, 2 3 1 4, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दल बदल विरोध से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि दिनेश गोस्वामी समिति की निर्वाचन सुधारों से संबंधित सिफारिशें। ये आप देखेंगे, इसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ये सिफारिशें कब दी गई थी, 1990 में दी गई थी। ओके, पता नहीं आज पेंसिल को क्या हो गया, नाराज हो गया है, चल नहीं रहा है। 1990। ओके, संविधान में 10वीं अनुसूची का समावेशन कब हुआ था, 1985 में। ओके, की हो तो हुलहन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कब दिया गया था भाई, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय कब दिया गया था की हो तो हुलहन मामले में, तो 1992 में। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम ये हुआ था 2013 में, ये संशोधन किया गया था। जब इसका क्रम बनाएंगे तो क्रम क्या बन जाएगा, 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन, संसदीय सत्र चक्र की सामान्य प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो इसमें दिया है सदन का सत्रावसान, राष्ट्रपति द्वारा सदन को आहूत करना, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और अनिश्चितकालीन स्थगन। देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा भाई कि राष्ट्रपति द्वारा सत्र को क्या करा जाएगा, आहूत किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद सदन का सत्रावसान होगा। ओके, सॉरी, तीसरा होगा, देखो राष्ट्रपति द्वारा सदन को आहूत करने के बाद क्या होगा कि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति क्या करता है, विशेष अभिभाषण देता है, तो 3 होगा। उसके बाद कुछ अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो जाएगा। उसके बाद सदन का सत्रावसान हो जाएगा। तो 2 3 4 1 ये रटने वाली चीजें नहीं है, अपने आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तब समझ जाते होंगे। ओके, हाँ, तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से विधेयक संसद के संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित किए गए थे। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान होगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन द्वारा अब तक 3 विधेयक पारित किए गए थे। पहला कौन सा था, तो पहला आपको देखने को मिलेगा 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक लाया गया था। फिर दूसरा था 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक। ओके, 1978। तीसरा आतंकवाद निरोधक विधेयक। ओके, 2002। आप इसका क्रम भी याद रखिएगा, कभी-कभी क्या होता है एग्जाम में भी पूछ देता है। तो ये तीनों ही होंगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया है और कारण आर दिया है। अभिकथन ए कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय निर्णायक मत का अधिकार नहीं होता है। यहाँ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो जब लोकसभा अध्यक्ष को क्या है, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, यानी कि मान लो किसी विधेयक को लेकर के या किसी मुद्दे को लेकर के बराबर मत पड़ जाते हैं दोनों साइड, पक्ष और विपक्ष दोनों साइड। तो ऐसे में क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है निर्णायक मत देता है और यहाँ पे ये जो मत देगा उसका अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है यहाँ पे अंतिम निर्णय देने का काम करता है। लेकिन जब अगर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ही इसको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया गया है, तो इस समय इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत नहीं दे सकता, यानी इसको निर्णायक मत देने का अधिकार इस टाइम नहीं होगा। ओके, तो पहला आपका अभिकथन ये करेक्ट है। कारण आर कह रहा है कि जब अध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, तब अध्यक्ष सदन के पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं। ये बात भी करेक्ट है। जब इनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, उस समय सदन में इनको हटाने संबंधित ये प्रस्ताव जब लाया जाता है, तो उस दौरान ये अध्यक्षता नहीं करते हैं। ठीक है? उस दौरान ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। निर्णायक मत तब देंगे जब ये पीठासीन होते हैं। ओके? तो यहाँ पे कारण आर भी करेक्ट है और कारण आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके? यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ओके? तो पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति
जब पूर्व संवैधानिक संधियों या समझौतों से संबंधित विवादों पर सलाह मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को अपना मत देना अनिवार्य होता है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। देखो, जब भी यहाँ से क्वेश्चन देता है तो ये एक दो स्टेटमेंट हमेशा देगा आपके सामने, घुमा फिरा करके यही स्टेटमेंट दिए ही जाते हैं इस टॉपिक से। तो देखो, पहला तो आपको ध्यान होगा कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देने का अधिकार होता है, मतलब सलाहकारी क्षेत्राधिकार इसको प्राप्त है आर्टिकल 143 के तहत। लेकिन ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति को जो भी सलाह देगा, राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। राष्ट्रपति की मर्जी, राष्ट्रपति इस सलाह को माने या ना माने। तो यहाँ पे ये जो बाध्यकारी कह रहा है, तो ये बाध्यकारी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, तो देखो राष्ट्रपति जो है 2 तरह से सलाह माँगता है। एक तो अगर मान लो पूर्व संवैधानिक संधियों से रिलेटेड कोई बात है या समझौते, किसी देश के साथ कोई समझौता हुआ है, उस पर कोई विवाद हो गया है, तो ऐसे संबंध में अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह माँगता है, तो ऐसे में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने से मना नहीं कर सकता है। यानी यहाँ पे क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देना मैंडेटरी है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट एग्ज़ाम में ये भी दे देता है कि जैसे लोकहित से संबंधित कोई मुद्दा है, ठीक है? लोकहित से संबंधित किसी विवाद पर अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह माँगता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना भी कर सकता है। ठीक है? यहाँ पे ये स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा जब आप सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक पढ़िएगा लक्ष्मीकांत में, तो इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से आर्टिकल 143 को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोकहित से संबंधित मुद्दा रहता है, तो राष्ट्रपति की सलाह माँगने पर सर्वोच्च न्यायालय मना भी कर सकता है। लेकिन इस वाले मामले पे, यानी कि पूर्व संवैधानिक संधियों से या समझौतों से संबंधित कोई विवाद है, तो उस पर अगर राष्ट्रपति सलाह माँगता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपना सलाह देना होगा। ठीक है? यहाँ पे मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद में विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं कर सकती है। तो ये बात तो पहला तो करेक्ट है भाई। अगर सरकार को भारत की संचित निधि से पैसा निकालना है, धन निकालना है खर्च करने के लिए, तो भाई ये पैसा तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक विनियोग विधेयक पारित ना हो जाए। ओके, और राष्ट्रपति की सहमति होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है कि विनियोग विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, दूसरा कह रहा है कि विनियोग विधेयक को समय पर पारित करने हेतु नए वित्तीय वर्ष से पूर्व इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। दोनों में एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दोनों में एक साथ प्रस्तुत नहीं होता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला करेक्ट है, आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए मैच करने के लिए दिया है। एक साइड दिया है धन विधेयक का प्रावधान और दूसरी साइड अनुच्छेद संख्या। तो धन विधेयक की परिभाषा आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 110 में, यानी कि 110 क्लॉज 1 में। ये आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। धन विधेयक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी पूछा जाता है। दूसरा है कि धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया। तो धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 109 में देखने को मिलेगा। धन विधेयक पर स्पीकर का प्रमाणन, ये आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा भाई? तो ये आपको आर्टिकल 110 क्लॉज 4 में देखने को मिलेगा। किसमें? तो 110 क्लॉज 4 में देखने को मिलेगा। विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो आर्टिकल 111, ठीक है? यानी 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, जिसमें वीटो पावर भी आप कह सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि किसी राज्य की विधान परिषद एक स्थायी सदन होती है। ओके, पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी राज्य की विधान परिषद एक स्थायी सदन होती है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जैसा कि आपको पता है कि हर 2 साल पर इसके 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है?
यानी ये साइकिल चलता रहता है। हर एक सदस्य जो है 6 साल के लिए चुना जाता है। कभी भी ये सदन पूरी तरीके से भंग नहीं होता है। इसकी एक साइकिल होती है जो कंटिन्यूअसली कुछ सदस्य चुने जाते हैं, कुछ सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। दूसरा है कि भारतीय संविधान विधानसभाओं के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान करता है। तो बताइए क्या कि क्या भारतीय संविधान विधानसभाओं के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान करता है? तो बिल्कुल करता है। आप लोग को पता होगा कि अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित किए गए हैं विधानसभाओं के लिए भारतीय संविधान द्वारा? तो 500। और मिनिमम कितने होने चाहिए, न्यूनतम कितने होने चाहिए भई? तो 60 होने चाहिए। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यवगत होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भाई, अगर लोकसभा में कोई विधेयक लाया गया है, ओके, और उस दौरान मान लो कि लोकसभा का विघटन हो जाता है। मान लो सदन में कोई विधेयक लाया गया, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है? राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाता है या लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में जाता है या दोनों सदनों द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है या राष्ट्रपति पुनर्विचार करके वापस सदन में भेज देता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास सदन में भेजता है, तो क्या होगा अगर उस दौरान लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो? ऐसे कौन-कौन से विधेयक होंगे जो जिनका व्यवगत हो जाएगा या फिर कहें तो लैप्स कर जाएँगे? तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित किंतु लोकसभा द्वारा पारित न किया गया विधेयक व्यवगत नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, अगर कोई विधेयक राज्यसभा में है, राज्यसभा में लंबित है, लेकिन लोकसभा द्वारा अभी पारित नहीं किया गया है, तो ऐसे विधेयक व्यवगत नहीं होते हैं। ओके? यानी कि जब दूसरा लोकसभा का गठन होगा, तो उसमें जो नए मेंबर्स आएँगे, तो ये विधेयक जो है अगले चरण के लिए इसकी अगली प्रक्रिया वहाँ से जारी हो जाएगी। यानी लोकसभा में जाएगा, वहाँ के मेंबर अगर पारित करेंगे तो फिर आगे राष्ट्रपति के पास जाएगा। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित, किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यवगत नहीं होता है। देखो, क्योंकि लोकसभा का विघटन हो गया। लोकसभा का विघटन होने का मतलब है कि भाई यहाँ पे कोई भी विधेयक अगर लाया गया है लोकसभा में, लोकसभा के मेंबर्स द्वारा या लोकसभा के किसी मंत्री द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया है लोकसभा में पहली-पहली बार और उसी दौरान अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ये जो विधेयक होते हैं ये भी लैप्स कर जाते हैं। या फिर अगर ये विधेयक लोकसभा में पारित करके राज्यसभा में गए हैं, तो क्या होगा? तो भाई तो भी लोकसभा के विघटन होने पर ये विधेयक पारित नहीं होगा, ये भी लैप्स हो जाएगा। ठीक है? आपको समझना कैसे है? तो देखो भाई लोकसभा क्या है? जनता का सदन होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो भी विधेयक अगर लोकसभा के मेंबर्स द्वारा लाए जाते हैं, अगर लोकसभा विघटित हो जाता है उस दौरान, तो ऐसे में क्या होगा कि ये विधेयक भी व्यवगत हो जाएँगे। लेकिन अगर राज्यसभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया, फिर उसको लोकसभा में भेजा गया और लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो भी इस दौरान राज्यसभा द्वारा जो विधेयक लोकसभा में भेजा गया था, इसका व्यवगत नहीं होगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसी पॉइंट के बेसिस पे आपको ये सारे क्वेश्चन्स आसानी से कर ले जाएँगे। ओके? बस ध्यान क्या रखना है कि जो भी विधेयक है, वो लोकसभा से पारित होकर अगर राज्यसभा में जा रहा है, यानी कि लोकसभा में पारित किया गया है पहली-पहली बार, लोकसभा के मेंबर्स द्वारा लाया गया है उस विधेयक को, तो लोकसभा के विघटन होने पर वो जो विधेयक होगा वो भी लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा ने भेजा है लोकसभा में तो व्यवगत नहीं उसका लैप्स नहीं होगा, व्यवगत नहीं होगा। ओके? तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यवगत नहीं होता तो व्यवगत हो जाता है। अगर लोकसभा ने पारित कर दिया है किसी विधेयक को और इस दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया विधेयक होता है वो भी लैप्स कर जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या कह रहा है कि दोनों सदनों द्वारा पारित किंतु राष्ट्रपति की स्वीकृति लंबित विधेयक व्यवगत नहीं होता है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई लोकसभा ने पारित कर दिया, फिर राज्यसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास वो विधेयक भेजा गया और राष्ट्रपति के पास है। तो ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा का विघटन होता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो विधेयक है जो राष्ट्रपति के पास पहुँच गया है, राष्ट्रपति के अंतिम निर्णय के लिए पहुँच गया है, तो ये इसका व्यवगत नहीं होगा, ये लैप्स नहीं करेगा। ओके? क्योंकि दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। इतना बड़ा स्टेप था, पहले सदन ने पारित किया, दूसरे सदन में भी पारित कर दिया, अब वो राष्ट्रपति के पास चला गया है। तो यहाँ पे व्यवगत नहीं होगा, अगर वो विधेयक राज्यसभा में होता, तो फिर व्यवगत हो जाता, ओके? तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और अगर मान लो ध्यान देना कि अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए इसको वापस सदन में भेज दिया, तो भी ये विधेयक
इस विधेयक का व्यवगत नहीं होगा, लैप्स नहीं करेगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? तो अगर आप लोगों ने संसद वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें ये दिया हुआ है। अच्छे से एक बार और रिवाइज़ कर लीजिएगा जब भी पॉलिटी पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत की बुक में ही दिया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा, ये गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तो सारे एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी ही बचा है। ओके, अगला देखिए, भारतीय संसद में प्रभावी बहुमत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रभावी बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक से है, जिसमें रिक्तियां भी शामिल हैं। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया कि प्रभावी बहुमत का मतलब क्या है कि रिक्तियों को घटा दिया जाता है। सदन की मान लो आप लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा के कुल सदस्यों में से आप रिक्तियों को घटा दें, यानी कि इस सीट पे किसी को भी अभी नहीं चुना गया है। मान लो 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर अभी किसी को नियुक्त नहीं किया गया है या किसी का निर्वाचन नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मान लो कुल 500 सीटें हैं, तो 500 में से 5 सीटें घटा दो, तो यानी कि 445, 1 मिनट, यानी कि 445 सीटें जो बचेंगी, यही सीटें आपके प्रभावी बहुमत का काम करेंगी। ओके? मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है? आपको इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझना था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रभावी बहुमत में रिक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है, रिक्तियों को घटा दिया जाता है। जैसे स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है, मॉनिटर को लेकर के मान लो कोई क्लास में कोई रूल रेगुलेशन लाना है कि इतने से इतने बजे तक बच्चे क्लास के बाहर नहीं जाएँगे, या वॉशरूम के लिए एक साथ 2 बच्चे नहीं जाएँगे या एक साथ 4 बच्चे नहीं जाएँगे, या फिर क्लास के दौरान कोई बच्चा टिफ़िन नहीं करेगा, उसके लिए ये सज़ा का प्रावधान होगा। तो इससे संबंधित कोई नियम बनाना है, तो मान लो जिस दिन वोटिंग होना है, उस दिन जो है कुल बच्चों की संख्या 100 है, ठीक है? लेकिन उस दिन कितने बच्चे आए हैं? कुल सीटों की संख्या 100 है, ऐसे समझना, कुल सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। लेकिन क्या हुआ कि अभी 2 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। अभी स्कूल नया-नया, क्योंकि नया-नया अभी क्लास स्टार्ट हुई है। वही जुलाई या अप्रैल के दौरान जो बच्चों का सेशन शुरू होता है, नया-नया सेशन शुरू हुआ है, तो 2 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, अभी 98 ही बच्चे आ रहे हैं। तो 98 बच्चों के आधार पर जो है 50% प्लस का बहुमत चाहिए होता है, तो इसी को प्रभावी बहुमत कहा जाएगा। ओके, दूसरा देखिए, तो इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता जो है लोकसभा के अध्यक्ष के पद को हटाने के लिए होता है। अच्छा, ये प्रभावी बहुमत यूज़ कहाँ किया जाता है भैया? किस लिए ये प्रभावी बहुमत लाया गया है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है, या लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाना है, या सभापति के सभापति को हटाना है, या उपसभापति को हटाना है, लोकसभा के उपसभापति को हटाना है, तो इस तरह के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सदन के सामूहिक विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सदन अनुच्छेद 105 के अंतर्गत बाहरी व्यक्तियों को निष्कासित कर सकता है तथा गुप्त बैठकें आयोजित कर सकता है। तो बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हम्म? हाँ, तो देखो भाई, आप देखेंगे आर्टिकल 105 में सामूहिक विशेषाधिकार, जो सदन के सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे सदन में बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए उनको, वो जो बोल रहे हैं, वो जो अपना मत दे रहे हैं, उस पे न्यायिक कार्रवाई से उन्मुक्ति का अधिकार है। लेकिन बाहरी व्यक्तियों को निष्कासित कर देना, गुप्त बैठकें आयोजित करना, ये सभी आपको आर्टिकल 105 में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो संसदीय विशेषाधिकार, ये जो अधिकार है, ये आपके संसद के जो हमेशा से ये सदियों से चली आई परंपराओं पर आधारित है। आपको आर्टिकल 105 में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाता है। दूसरा है कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन परिसर के भीतर किसी की गिरफ्तारी या विधिक प्रक्रिया की सेवा नहीं की जा सकती है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। जब तक पीठासीन अधिकारी अनुमति नहीं दे देता, तब तक सदन के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी या कोई भी न अ अ, विधिक प्रक्रिया को जारी नहीं किया जा सकता है, उसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा केवल सही है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अर्थात वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि मंत्रिपरिषद, इतना तो पता है कि मंत्रिपरिषद जो है
उत्तरदायी होती है, लेकिन किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो राज्यसभा के सदस्यों सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट अब सही है। देखो भाई, मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं, वो लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। तो भाई, अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो भाई पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद के सदस्य को त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर भले ही वो सदस्य जो है राज्यसभा का ही क्यों ना हो। मंत्रिपरिषद में राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लोकसभा में प्रश्नों की प्रक्रियात्मक सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक दिन में मौखिक उत्तर के लिए सूचीबद्ध किए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। मौखिक उत्तर के लिए ये तारांकित प्रश्न, आप लोग को पता होगा कि तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत क्या होता है कि जो सदन के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और इस तरह के प्रश्नों में मंत्रियों को मौखिक उत्तर देना होता है। और यहाँ पे पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इतना आप लोग को जानकारी होगी। तो एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हो? तो मैक्सिमम 20 पूछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक दिन में लिखित उत्तर के लिए सूचीबद्ध किए जा सकने वाले अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 230 है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसमें जो उत्तर दिया जाता है वो लिखित रूप में दिया जाता है और जो पूछा जाता है प्रश्न वो भी लिखित रूप में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि मान लो कोई सदन के सदस्य है, वो मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता है, भैया हम अपने इस वाले आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ से आप चुन करके आए हैं, वहाँ पे ये काम नहीं हुआ है, इसकी जवाबदेहिता आप कौन देगा? या फिर उससे रिलेटेड पूरी लिस्ट पूछेगा कि तुमने क्या काम किया, तुमने काम क्या नहीं किया है। ये सारी जानकारी अगर पूछना है तो वो लिखित फॉर्म में पूछेगा और आंसर भी जो है वो लिखित फॉर्म में ही दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर आपका दोनों ही सही है। और एक दिन में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो 230 अतारांकित प्रश्नों की संख्या हो सकती है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की नियम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह समिति 16 सदस्यों से मिलकर बनी होती है तथा भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि राज्यसभा की नियम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य होते हैं और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये जो नियम समिति है क्या काम करेगी? राज्यसभा में किस तरह से कब आना है, कब बैठना है, जो पूरा रूल रेगुलेशन होता है, राज्यसभा में कैसे काम कार्यों का संचालन होगा, सब कुछ इस नियम समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा है कि लोकसभा के विपरीत राज्यसभा की नियम समिति के सदस्यों का निर्वाचन सदन द्वारा किया जाता है ताकि दलों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। देखो भाई, लोकसभा के विपरीत राज्यसभा की नियम समिति के सदस्यों का निर्वाचन सदन द्वारा नहीं बल्कि सभापति द्वारा नामांकन के माध्यम से किया जाता है। किसके द्वारा? सभापति द्वारा नामांकन के माध्यम से इसके सदस्यों को चुना जाता है। इस नियम समिति में, यानी कि राज्यसभा की नियम समिति में जो सदस्य होंगे वो सभापति द्वारा नामांकित किए जाएंगे, लेकिन लोकसभा में क्या होता है कि निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला पहला आपका करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राज्य विधानमंडल की अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हताएं संविधान के अनुच्छेद 173 के अंतर्गत उल्लिखित है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 नहीं 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा गलत है, पहला सही है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि मानसून सत्र सामान्यतः जुलाई से सितंबर के मध्य आयोजित किया जाता है, जबकि शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है जो नवंबर से दिसंबर में आयोजित होता है। पहला स्टेटमेंट सही है, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर इन सत्रों की विशिष्ट तिथियां निर्धारित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि
किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने या उसके नाम में परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही प्रस्तुत की जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है भाई, अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाना है या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो इससे संबंधित जो विधेयक लाया जाएगा वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के ही लाया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है कि राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके विचार व्यक्त करने के लिए भेजना होगा, जिसके बाद ही उसे प्रस्तुत करने की सिफारिश की जाएगी। देखो, जब कोई विधेयक इससे संबंधित कोई विधेयक यानी कि मान लो राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, इससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, उसका नाम बदलना है, तो इससे संबंधित जो विधेयक होता है, राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजता है और इस राज्य के विधानमंडल को एक समय सीमा दी जाती है। उस समय सीमा के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए, मतलब उसको अपना विचार बताने के लिए, भाई तुम्हारी क्या राय है? तुम अपना जो राय है उसको प्रस्तुत करो। तो ये विधेयक फिर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर फिर राज्य विधानमंडल फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि शून्यकाल के विपरीत प्रश्नकाल एक अनौपचारिक व्यवस्था है, जिसका उल्लेख सदन की कार्यप्रणाली के नियमों में नहीं किया गया है। तो देखो भई, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इससे कह रहा है कि प्रश्नकाल एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका उल्लेख सदन की कार्यप्रणाली के नियमों में नहीं किया गया, तो ये गलत है। आपको सदन की कार्यप्रणाली के नियमों में इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि परंपरागत रूप से प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है और दिन के नियमित कार्यसूची पर चर्चा होने तक जारी रहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू होता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि वर्ष 2014 से राज्यसभा में प्रश्नकाल से पहले शून्यकाल होता है, जो प्रातः 11 बजे से शुरू होता है। देखो, यहाँ पे आपको यही पॉइंट आपको ध्यान देना है। लोकसभा में क्या होता है कि पहले लोकसभा में प्रश्नकाल आता है, फिर शून्यकाल आता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि सदन का जो पहला घंटा होता है, यहाँ पे क्या होगा राज्यसभा में, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि शून्यकाल की शुरुआत होती है। फिर शून्यकाल के बाद फिर प्रश्नकाल होता है, ओके? दूसरा स्टेटमेंट देखिए, तो राज्यसभा के सदस्यों को लोक महत्व के मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाने की अनुमति तभी दी जाती है, जब उसी दिन दी गई उनकी सूचना सभापति द्वारा स्वीकार कर ली गई होती है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो भाई, अगर लोक महत्व के मामले पर शून्यकाल में चर्चा करना है, ठीक है? तो इसके लिए या इससे प्रश्न पूछना है, लोक महत्व के मामलों से संबंधित प्रश्न पूछना है किसी मंत्री से राज्यसभा में, तो ऐसे में क्या होगा कि सब इसकी अनुमति ली जाती है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी सदस्य जो है मंत्री से सवाल-जवाब करने लगे, तो नहीं, इसके लिए नियम होता है कि भाई सभापति जो है जब इस तरह के मामलों को स्वीकार कर लेती है, इजाज़त दे देती है, तभी आगे शून्यकाल में प्रश्न उठाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश की जाती है। तो भाई बताइए कि क्या स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में भी पेश की जाती है? थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दीजिए। बताइए कि क्या राज्यसभा में भी पेश की जाती है? तो नहीं की जाती है। केवल और केवल लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है। मान लो कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करनी है, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई। मान लो जैसे कि मणिपुर में कोई बहुत बड़ा कांड हो गया, तो उसपे कोई चर्चा करनी है तुरंत, तो ऐसे में क्या होगा कि लोकसभा में सारे काम-काज छोड़ कर के इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए सब कुछ काम स्थगित किया जाता है, तो इसी को स्थगन प्रस्ताव बोला जाता है कि सब कुछ स्थगित करके एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो चर्चा परिचर्चा होती है, इसी को इसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है, इसी को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। लेकिन ये राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, ठीक है? केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की न्यूनतम अवधि जो है 2.5 घंटे निर्धारित की गई है। भाई, बहुत बड़े मुद्दे पे बात हो रही है, तो 2.5 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मिनिमम जो है आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का समय दिया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि अध्यक्ष को प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि और समय तय करने का अधिकार है।
तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि अध्यक्ष को प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि यानी कि किस दिन ये चर्चा की जाएगी और कितने समय तक की जाएगी, ये डिसाइड कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से पेश किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही। भई अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो ऐसे में 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि अचानक से 1-2 सदस्य आएँ, मिल कर के बोलें कि चलो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। जब 50 सदस्य समर्थन दे देते हैं, उसके बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है? लोकसभा में। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है। देखो आपने देखा स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव तो उसमें लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि स्थगन प्रस्ताव के विपरीत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा का कोई तत्व शामिल नहीं होता है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब क्या है कि बहुत बड़े मुद्दे पे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, ताकि उस मुद्दे पे बहुत व्यापक चर्चा हो सके, उससे संबंधित क्या किस तरह के नियम बनाए जा सके, इससे संबंधित चर्चा होती है। इसी को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। निंदा प्रस्ताव क्या होता है कि निंदा करने के लिए जो मंत्री होते हैं, उनकी निंदा करने के लिए, उनके कार्यों की निंदा करने के लिए, उनकी नहीं, उनके कार्यों की निंदा करने के लिए लाई जाती है निंदा प्रस्ताव। ठीक है? तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भई? राष्ट्रपति करेगा। दूसरा है कि संविधान में यह प्रावधान है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस संबद्ध राज्य का निवासी होना चाहिए। देखो भाई संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। कि उस राज्य का होना चाहिए। नियम ये है कि भाई राज्यपाल जो है, जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, वो किसी अन्य राज्य का निवासी होना चाहिए, ओके। तीसरा है कि एक ही व्यक्ति को एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान लाया गया था कि एक ही व्यक्ति जो है 2-3 राज्यों का एक साथ राज्यपाल हो सकता है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बने परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है, तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है? ये जो परिषद बोला है कि इसमें प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बने परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर की जाएगी, तो चौथा गलत है, ओके? चौथा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस तरह का कोई वो नहीं है कि परिषद गठित होगा, जो अनुशंसा करेंगे जिस मेंबर को राज्यपाल बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति चुनेगा। तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल को आहूत या उसका सत्रावसान कर सकता है तथा राज्य विधानमंडल को विघटित कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल दिया है, आर्टिकल ध्यान से देखिए। आर्टिकल 173 कह रहा है। देखो आर्टिकल 174 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल को आहूत या उसका सत्रावसान करेगा। ओके और विधानसभा को विघटित करेगा। तो आर्टिकल 174 में ये प्रावधान है, 173 में नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि वह राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा में विशेष ज्ञात रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यानी 1/6 मेंबर को ये इन सभी क्षेत्रों से चुनेगा, ठीक है? मनोनीत करेगा, राज्यपाल करेगा। तीसरा है कि यदि उसके अनुसार धन विधेयक का व्यय अत्यधिक है, तब वह विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ये बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है ये? धन विधेयक। धन विधेयक का व्यय अत्यधिक है, तो वह विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा। देखो धन विधेयक के संदर्भ में कुछ भी बोले, कितनी भी सॉलिड बात बोले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भई राज्यपाल या राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल में नहीं भेज सकता है वापस। तीसरा गलत है, ठीक है? स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ना था। चौथा है, वह निर्वाचन आयोग से परामर्श कर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, तो चौथा स्टेटमेंट सही है। जैसे दल-बदल के आधार पर अगर बात होती है, तो वहाँ पे निर्णय जो है अ जो पीठासीन अधिकारी होता है वो लेता है। लेकिन अगर
ऐसे निर्वाचन से संबंधित अगर कोई निरहरता से संबंधित बात है, तो यहाँ पे निर्णय कौन लेता है? राज्यपाल लेता है और सेंट्रल में केंद्र में जो है राष्ट्रपति लेता है। ठीक है? तो आपका दूसरा और चौथा स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला गलत था तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। दूसरा वाला आप देखेंगे तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ये आंसर आपका ऑप्शन सी निकल के आएगा। पूछा है कि कौन-सा सही सुमेलित है। ओके? यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, इस बेसिस से आपको करना है। तो अनुच्छेद 371 ए में देखें तो यहाँ पे नागालैंड से संबंधित प्रावधान है, विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 71 बी में असम से संबंधित विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 71 सी में मणिपुर और अनुच्छेद 371 ई में आंध्र प्रदेश। ठीक है? ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आरओ-आरओ हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, बहुत पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको रटा होना चाहिए। ठीक है? अनुच्छेद 371 क से लेकर के आपको पूरा जितने दिए हुए हैं छ तक दिए हुए हैं, तो आपको पूरा याद करना है। ओके? यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली गोपनीयता की शपथ के संदर्भ में कौन-सा में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल है? ओके? मुख्यतः कौन-सा शामिल है? मुख्यमंत्री द्वारा गोपनीयता की जो शपथ में ली जाती है स्पेशली, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे आंसर करना है। ओके? तो देखो भई, मंत्री के रूप में विचाराधीन किसी भी मामले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित या प्रकट नहीं किया जाएगा। केवल यही जो मुख्यतः ये मूल जो शपथ है, ये मुख्यमंत्री द्वारा ली जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके? देखो आपको ये अलग से पढ़ना पड़ेगा कि जैसे कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये किस तरह का शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, तो ये कैसा शपथ लेते हैं, उनके शपथ में किस तरह के शब्दों का प्रयोग है। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, ओके? अगला है सूची 1, सूची 2 दिया है और आपको इसको फिर से यहाँ पे मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 163 की बात करें तो अनुच्छेद 163 में आपको देखने को मिलेगा राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद, यहाँ पे अनुच्छेद 163 होगा। अनुच्छेद 164 में क्या प्रावधान है? तो मंत्रियों की नियुक्ति एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री जिसको सेलेक्ट करेगा उसको राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 167 यानी 167 की बात करें, तो इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है कि अगर विधानमंडल में जो भी अ, विधेयक से संबंधित कुछ बात है या कर्तव्य से रिलेटेड कोई बात है, तो वो राज्यपाल को बताएगा। अनुच्छेद 177 की बात करें तो मंत्रियों के सदन की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने के अधिकार से संबंधित प्रावधान है 177 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3, 4, 2, 1। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि भाई किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन करना है या किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करना है, तो इससे संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 169 में देखने को मिलेगा। अब आपको ये बताना है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ये आपको कमेंट में आंसर करना है। दूसरा है कि राज्य विधानसभा में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन संबंधी प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है राज्य विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। तो बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है भाई कि जो धन विधेयक होता है केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में नहीं। जैसे कि लोकसभा में होता है कि वहाँ पे धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरा है कि विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिससे मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, विधान परिषद के संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है? ओके, करेक्टली मैच्ड कौन-कौन से हैं? इन चारों में से आपको बताना है। देखो, स्था अ, देखो विधान परिषद की संरचना के बारे में पूछा है क्वेश्चन कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, कितने सदस्य कहाँ से चुने जाएँगे? इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ओके, तो देखेंगे आप लोग कि जो विधान परिषद के कुछ सदस्यों का जो 1/3 मेंबर विधानसभा के जो कुछ सदस्य होते हैं, वो स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं।
कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य जो है यानी विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट यानी ये सही सुमेलित है। कुल सदस्यों का 1/6 मेंबर जो है राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं, तो दूसरा भी आपका करेक्टली मैच्ड है। कुल सदस्यों का 1/12 मेंबर्स उस क्षेत्र के स्नातकों या शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होंगे, तो यहाँ पे ये भी करेक्टली मैच्ड है। लेकिन कह रहा है कि कुछ सदस्यों का 1/4 सदस्य जो है विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे, तो ये गलत है। विधानसभा द्वारा विधान परिषद की मतलब कुछ सदस्यों का 1/3 सदस्य जो है विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1/4 सदस्य तो नहीं, 1/4 नहीं 1/3, तो तीसरा करेक्टली मैच नहीं है। तो तीसरा करेक्टली मैच नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर क्या बचता है आपका? ऑप्शन ए यानी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है संरक्षण दिया है और अनुच्छेद दिया है। देखो भाई स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको खुद को पहले से प्रिपेयर कर लेना है। न्यायालयों को विधायी कार्यवाही की जांच से प्रतिबंधित करना, ये किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा? तो अनुच्छेद 212 में देखने को मिलेगा। सदन में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 211 क्लॉज 1 में देखने को मिलेगा। प्रक्रिया संबंधी मामलों में विधानमंडल के अधिकारियों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संरक्षण से संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 212 क्लॉज 2 में देखने को मिलेगा। अगला है सदन की गुप्त बैठकें, आपको यह अनुच्छेद 208 में देखने को मिलेगा। देखो ये पॉलिटी के बहुत अ, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सारे आर्टिकल्स एक तो याद करने पड़ेंगे, किसमें क्या प्रावधान है ये आपको समझना पड़ेगा। और क्योंकि ये देखो ये वीडियो 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 हैं, फिर आगे भी ऐसे बहुत सारे हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि खुद से ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भी प्रावधान दिया है और अनुच्छेद दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना से संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 124 में देखने को मिलेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 126 में देखने को मिलेगा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 127 में देखने को मिलेगा। और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 120 में देखने को मिलेगा। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ओके, पहला कथन देखिए। तो पहला कथन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात की जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा, तो ध्यान रखना राज्यपाल द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यहाँ पर भी राष्ट्रपति द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, दूसरा कह रहा है, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर आपका ऑप्शन सी आ रहा है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाना आवश्यक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होने चाहिए, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए दिया है और कारण आर दिया है। अभिकथन ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान होता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 217 यह निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 में दी गई प्रक्रिया से उसी पद से हटाया जाएगा। तो यहाँ पे कारण आर भी आपका सही है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 में प्रक्रिया दी गई, उसी प्रक्रिया के तहत जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, इसी तरीके से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अभिकथन ए दिया है, कारण आर दिया है। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। ये पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायपालिका की एक अंतर्निहित शक्ति है और इसे संविधान का एक
आधारभूत लक्षण माना जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नहीं बता रहा है कि क्यों नहीं की गई है इसकी व्याख्या संविधान में, या स्पष्ट रूप से इसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया, ऐसा कुछ रीज़न नहीं बताया। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपनी-अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों एक-दूसरे से रिलेटेड एक दूसरे की दूसरा जो कथन है कारण-आर, ये एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह न्यायपालिका में उन निर्णयों के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने या उनका विस्तार करने की प्रथा है, जो स्थापित मामलों से अलग होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से संबद्ध है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इसका तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका शाखाओं के प्रति सम्मानपूर्वक संयम रखने चाहिए, जब तक कि उनके कार्य स्पष्ट रूप से असंवैधानिक न हो। देखो यहाँ पे ये न्यायिक संयम से संबंधित प्रावधान है, न्यायिक सक्रियता से संबंधित है, इसको न्यायिक संयम कहते हैं। यहाँ पे तीसरा गलत हो जाता है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है, जिन पर वह अधिकारिता का प्रयोग करती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि अधीक्षण की वह शक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी विधि के अंतर्गत गठित सैन्य न्यायालय या अधिकरणों तक भी विस्तारित है। देखो भाई, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षी अधिकार में सैन्य न्यायालय या उस सैन्य न्यायालय से संबंधित ट्रिब्यूनल नहीं आते हैं, ठीक है? यानी कि इनका पर्यवेक्षण हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा गलत है, एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। अधीक्षण की यह शक्ति प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार की होती हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, अगला देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से व्यापक है, क्योंकि यह केवल मूल अधिकारों तक सीमित नहीं है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ये केवल मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जो होता है, वो अनुच्छेद 226 के तहत न केवल मूल अधिकारों से संबंधित नहीं, बल्कि अन्य मामलों से संबंधित भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने की जो शक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति से व्यापक है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें जो रिट वाला टॉपिक है, उसमें ये दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिए हैं कि दोनों में, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट जारी करने से संबंधित क्या अंतर है? ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला कह रहा है कि उच्च न्यायालय संघ सरकार के विरुद्ध रिट केवल तभी जारी की जा सकती है, जब संघ सरकार का मुख्यालय उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत स्थित हो। देखो, उच्च न्यायालय संघ सरकार के विरुद्ध रिट जारी नहीं करता है। यहाँ दूसरा गलत है, पहला सही है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, राज्य में जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन तथा पदोन्नति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और पदस्थापन या पदोन्नति भी कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऐसी नियुक्तियों के पूर्व राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि उच्च न्यायालय के साथ विवाद की स्थिति में राज्यपाल के निर्णय को निरस्त करने का अंतिम अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, तो ये गलत है। ठीक है? यहाँ पे राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के पास इस तरह का अधिकार नहीं होता है, ये मामला राष्ट्रपति के पास जाता ही नहीं है। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। ओके? आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानक न्यायिक संरचना में जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन-सा है? आप देखेंगे, जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन-सा होगा भई? जिला एवं सत्र न्यायाधीश होगा। आप लोग ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके? अधीनस्थ न्यायालय लक्ष्मीकांत में दिया है, पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। भारत में लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पहला कथन है कि उन्हें सिविल न्यायालय का दर्जा
प्रदान किया गया है तथा उनके निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी माने जाते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। लोक अदालत में जो निर्णय होते हैं वो अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। ओके? दूसरा है कि लोक अदालतों की स्थापना एवं कार्यप्रणाली विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा विनियमित होता है। ये भी दूसरा स्टेटमेंट सही है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित है? संघ सूची आप लोग को आपको देखने को मिलेगा रक्षा एवं संघ सूची में रक्षा एवं विदेश मामले शामिल हैं। पुलिस एवं लोक व्यवस्था ये आपको राज्य सूची में देखने को मिलेगा। शिक्षा एवं तथा वन जो है समवर्ती सूची में। यानी तीनों ही सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। हमारे इस परिवार में, अपने इस चैनल पर बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं आप लोगों के लिए, जो आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में बहुत कारगर साबित होगा। तो हमारे सारे प्रोग्राम से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम और भी ज़्यादा बेहतर हमारी पूरी टीम आपके लिए काम कर सके। धन्यवाद।